हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एसएस राबोकेम। और उसी के साथ साथ मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर भी आप सबका स्वागत करता हूं। जो पहला वाला लेक्चर था, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर को नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो वो जो लेक्चर था उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हल्के फुल्के में डिस्कशन किया था। ओके, आज का जो वीडियो रहेगा हम और भी थोड़ा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री फील होता है तो कमेंट में जरूर लिखना कि फील हो रहा है सर केमिस्ट्री, ठीक है। तो इससे पहले हमने बात किया था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। जो डबल सॉल्ट होता था वो जब वाटर के अंदर हम उसको डालते थे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता था। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता था वो वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता था। और वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए समझते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे डिसोसिएट होता है और उसी से आइडिया लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक K4 FeCN होल 6। और ये FeCN होल 6 को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये तो हमको नहीं पता है। देखो, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अभी के लिए बस एक एग्जांपल मान के चलो कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयन क्या देगा। देखो, इसमें 4 पोटासियम है तो नो डाउट 4K प्लस आयन विल बी देयर, ओके। और उसी के साथ साथ FeCN होल 6, ओके। ये 4K प्लस है ना, तो 4 प्लस आयन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ये जो Fe है और सियानाइड है ये इंडिविजुअली आयोनाइज नहीं हो रहा है और ये सब मिलके एक ही आयन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट रहता है, ओके। और आप ऐसा भी बोल सकते हो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन को हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो आप मार्क कर सकते हो, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे यूज किया है, ओके। एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ चीजें यहां पे लिखा है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखोगे तो वहां पे 100% आपको एक मेटल देखने को मिलेगा। वो मेटल को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटॉम, ओके। और आप इसको शॉर्ट में CMA भी बोल सकते हो, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम समझ ले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल रहता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। उसको छोड़ के वहां पे और जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे लाइगैंड, उसको हम बोलेंगे लाइगैंड। तो यहां पे 3 टर्म्स हमारे पास है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लाइगैंड। मैं और एक बार समझाता हूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करते हो उसको आप बोलना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। और उसके अंदर जो मेटल रहता है उसको हम बोलते हैं CMA और सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे लाइगैंड। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है, लाइगैंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में चलो समझते हैं। तो देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है
आप तो ये तो समझ गए हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन को लिखा जाता है। ठीक है, तो जब मैंने लिखा था K4Fe(Cn)6, तो आप मान के चलो कि ये आयरन क्या आयोनाइज होता था? ये आयोनाइज नहीं होता था। वैसे ही जो सियानाइड है, क्या ये आयोनाइज होता था? नहीं, ये भी आयोनाइज नहीं होता था। और ये पूरा मॉलिक्यूल एज अ आयन एग्जिस्ट करता था। ओके, पूरा मॉलिक्यूल एज 4- आयन एग्जिस्ट करता था। तो इस वजह से इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे, कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कभी इंडिविजुअली आयोनाइज नहीं होता। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो कभी भी इंडिविजुअली आयोनाइज नहीं होगा। जैसे कि आप आयरन के आयन्स जानते हो, आयरन Fe2+ फॉर्मेशन करता है, Fe3+ फॉर्मेशन करता है। सियानाइड के बारे में आपको पता है, सियानाइड Cn- आयन देता है। पर यहां पे वैसे आयन्स आने की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा गया है। तो डेफिनेशन क्या हम ले सकते हैं? आप ऐसा समझ सकते हो कि एनीथिंग प्रेजेंट inside the coordination sphere never so individual ions. Okay, so anything written inside the coordination sphere never show individual ions. ये हमको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको एक सेंट्रल मेटल एटम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है? तो चलो बच्चों, अभी डिटेल में बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। तो ये सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है। तो आप जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखोगे तो वहां पे एक मेटल आपको दिखाई देगा। वही मेटल को हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो वही मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और वो सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेक्चर 1 के अंदर मैंने बताया है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है वो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम के बीच आता है। ओके, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है वो एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम के बीच आता है। तो एक्सेप्टर क्या करता है? एक्सेप्टर लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और जो डोनर होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है। तो अभी आप ये समझ लो कि ये जो एक्सेप्टर एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं यही है आपका सेंट्रल मेटल एटम। ओके, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच फॉर्मेशन होगा? ये फॉर्मेशन होगा सेंट्रल मेटल एटम और लाइगैंड के बीच, जहां पे लाइगैंड लोन पेयर को डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल एटम वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? लाइगैंड लोन पेयर को डोनेट करता है और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक है, और आप सबको पता है जो एक्सेप्टर एटम होता है उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सेंट्रल मेटल एटम का डेफिनेशन क्या बन गया? आप बोल सकते हो सेंट्रल मेटल एटम इज ए लोन पेयर acceptor and hence it act as लुईस एसिड। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और उसी वजह से वो लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है।
तो सेंट्रल मेटल एटम तो समझ लिए, अब समझते हैं लाइगैंड क्या होता है। जब सेंट्रल मेटल एटम ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वहीं पे जो लाइगैंड होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हम डिफाइन क्या करेंगे, द स्पीसीज दैट कैन डोनेट lone pair of electrons. Okay, so the species that can donate the lone pair of electron is known as ligand. एंड आप मुझे बताओ कि अगर कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो वो लुईस एसिड आएगा या फिर लुईस बेस आएगा, तो वो होता है लुईस बेस। ठीक है, हेंस द ligand act as लुईस बेस। सबको समझ में आ रहा है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी के लिए हमने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझते हैं। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखोगे तो वहां पे एक मेटल दिखाई देगा, वो उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। एंड वो जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और उसी वजह से वो लुईस एसिड बनता है। ठीक है, वैसे ही जो लाइगैंड होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है और उसी वजह से वो लुईस बेस बनता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगैंड के बारे में। तो इसके अंदर जो पहला लाइगैंड आता है वो होता है मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगैंड। ओके, तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल। ओके, एंड डेंटेड का मतलब क्या होता है? डेंटेड का मतलब होता है लिंकेज। तो डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं, द लाइगैंड दैट कैन फॉर्म ए सिंगल लिंकेज, ओके, इज नोन एज मोनोडेंटेट लाइगैंड और यूनिडेंटेट लाइगैंड। So, if the ligand has one donor atom and form only one coordination bond with the CMA. So if the ligand has only one donor atom and form only one coordination bond with the central metal atom, then that is known as monodentate or unidentate ligand. तो आपको समझ में आ रहा है, a ligand has only one donor atom, इसका मतलब क्या है? अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एमोनिया ले लिया, ओके, तो एमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर आप मुझे बोलो कि लोन पेयर किस एटम के ऊपर है? आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन के ऊपर ही लोन पेयर है। तो जो एटम लोन पेयर कंटेन करता है उसी को हम बोलते हैं डोनर एटम। तो इसके अंदर कितने डोनर एटम से? एक ही डोनर एटम से, और इस वजह से ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगैंड। So ammonia can form only one coordination bond with the central metal atom. वैसे ही हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगैंड के बारे में। जैसे मान के चलो कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वहां पे भी लोन पेयर एक ही है, ठीक है। और आप ले सकते हो एग्जाम्पल सियानाइड का, जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। आप OH माइनस का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो Cl माइनस का, Br माइनस का, I माइनस का, ओके। कार्बोनिल का एग्जाम्पल ले सकते हो जहां पे लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये सब हो जाते हैं मोनोडेंटेट लाइगैंड। वहां पे जो भी एग्जाम्पल्स हमने लिया है सबके ऊपर एक ही डोनर एटम सबके अंदर एग्जिस्ट करता है, ओके। और एक ही डोनर एटम होने के रीजन से वो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगैंड। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपने यहां पे मैंने लिखा है H2O, तो आप मुझे पूछ सकते हैं
कि सर H2O ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, बट उस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर से, क्या 2 लोन पेयर से 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है? लाइक एक लोन पेयर यहां से मेटल के साथ बॉन्ड किया और एक लोन पेयर यहां से मेटल के साथ बॉन्ड किया, तो एक ही डोनर एटम हैविंग 2 लोन पेयर देयर, सो 2 लोन पेयर से क्या 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पॉसिबल है? सो आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन क्या है, क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? तो इसका रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर है ये डेफिनाइट ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। तो अगर एक लोन पेयर मेटल के डायरेक्शन में अवेलेबल है तो जो दूसरा लोन पेयर रहेगा वो मेटल वाले के डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अगर एक लोन पेयर मेटल के साथ यहां पे अभी बॉन्ड कर रहा है तो दूसरा लोन पेयर किसी और की डायरेक्शन में है, वो उस वाले मेटल के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस वजह से अगर एक डोनर एटम के ऊपर मल्टीपल लोन पेयर एग्जिस्ट भी करते हैं तो वो भी मोनोडेंटेट ही बनेगा, वो कभी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं कर सकता। आई थिंक कि आप सबको मोनोडेंटेट लाइगैंड क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आप समझ रहे हो तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाइडेंटेट लाइगैंड। तो ये बाइडेंटेट लाइगैंड क्या होता है, अब थोड़ा नाम के अंदर देखो। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2, 2। ओके, डेंटेड का मतलब होता है लिंकेज। तो क्या समझ रहे हैं हम इससे? ए लाइगैंड इफ फॉर्म 2 लिंकेज विद सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो डेफिनेशन में कुछ ऐसा ले रहा हूं, इफ लाइगैंड हैज 2 donor atoms and form 2 coordination bond with the CMA. So if the ligand has 2 donor atom and can form 2 coordination bond with the central metal atom simultaneously, then that is known as bidentate ligand. Bidentate linkage. So bidentate means a ligand having 2 coordination bond with the central metal atom. Okay, is this clear to everyone? तो नेक्स्ट हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स बाइडेंटेट लाइगैंड के बारे में। यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में लेना चाहता हूं, दैट इज इथिलीन डाइएमीन। सो एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में EN भी लिखा जाता है, और अगर हम NCERT को देखेंगे तो NCERT के अंदर इसको ऐसा लिखा गया है, इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, सो इथान 1,2 डाइएमीन और इथिलीन डाइएमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? तो देखो जरा, इथिलीन का स्ट्रक्चर कैसा है? इथिलीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथिलीन का स्ट्रक्चर। ओके, पर आपको इथिलीन डाइएमीन चाहिए, इसका मतलब डाइएमीन डेरिवेटिव ऑफ इथिलीन। तो इसको लिखेंगे कैसे? आपको एक काम करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लो, एक बॉन्ड को तोड़ दो और इसमें 2 अमीन अब डाल दो, वो बन जाएगा इथिलीन डाइएमीन। ओके, देखो मैं कैसे लिखता हूं, अभी NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हमने एक बॉन्ड को ब्रेक कर लिया अभी। ओके, तो अभी बच के रहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और उसी CH2 के साथ मैंने एक साइड पे NH2 को ऐड कर लिया और दूसरे साइड पे भी अभी NH2 को ऐड कर लो। ओके, सो ये हो गया इथिलीन डाइएमीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर को मार्क करोगे तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और उसी के साथ साथ ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो ये मेटल के साथ 2 तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, पर ये याद रखना मॉलिक्यूल ऐसा सीधा नहीं रहेगा, वो बेंड हो जाएगा और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा मेटल के साथ। ओके, मैं स्ट्रक्चर करके दिखाता हूं। मान के चलो ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो अभी क्या होगा ना, ये साइड पे आपका है NH2, सो ये नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा मेटल के साथ, वो अटैच है CH2 के साथ, वो अटैच है फिर से CH2 के साथ, और CH2 के साथ अभी अटैच है अगेन NH2। तो ये वाला नाइट्रोजन फिर से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो जो
मॉलिक्यूल है वो दो डोनर एटम रख रहा है और दो डोनर एटम के होने के वजह से दोनों साइड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं बाइडेंटेट लिगैंड। और भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बाइडेंटेट लिगैंड के अंदर, उसको चलो डिस्कशन करते हैं। इथिलीन डायमीन के बाद अभी हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सालेट आयन को। ऑक्सालेट आयन, इसको शॉर्ट में OX भी लिखा जाता है। ओके, और कोई इसको C2O4 ओके ऐसा भी लिखता है। ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है। ये ऑक्सालेट आयन आता कहां से है? ऑक्सालेट आयन आता है ऑक्सालिक एसिड से। ठीक है, तो चलो ऑक्सालिक एसिड की फॉर्मूला लिखते हैं, COOH बॉन्ड COOH, ये होता है आपका ऑक्सालिक एसिड। ओके, थोड़ा ओपन करके स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, और ये कार्बन के साथ फिर से अटैच रहेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। सो ये है आपका ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑक्सालिक एसिड के अंदर से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो जो बचेगा वो होगा ऑक्सालेट आयन। तो अभी मैं इसमें से 2H+ को रिमूव कर रहा हूं तो जो बचेगा वो है ऑक्सालेट आयन। सो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे ही C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ये हो गया आपका ऑक्सालेट आयन। ओके, C2O4 ओके, ये जो ऑक्सालेट आयन है ये दो ऑक्सीजन एट ए टाइम मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑक्सालेट आयन ये भी एक बाइडेंटेट लिगैंड ही होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि है ग्लाइसिनेट आयन। थोड़ा समझते हैं ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ठीक है, so the next example is glycinate ion, इसको शॉर्ट में GLY ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये ग्लाइसिनेट आयन होता क्या है? देखिए, आपको पता होगा ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, तो वो ग्लाइसिन से आता है ग्लाइसिनेट आयन। और जो ग्लाइसिन में बोल रहा हूं, इट इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ओके, सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। तो अभी अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या आएगा? अमीनो एसिड के लिए आपको NH2 लिखना पड़ेगा, एक साइड पे तो अमीन ग्रुप चाहिए। एसिड के लिए आपको एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखना पड़ेगा, NH2 एक साइड में फिक्स हो गया, दूसरे साइड पे हमने COOH को लिख लिया। ओके, अब छोटा बोल रहा हूं तो इस वजह से एक ही कार्बन यहां पे डाल दो। ओके, और कार्बन सेटिस्फाई करने के वजह से जो टेट्रावैलेंसी उसको चाहिए वो सेटिस्फाई करने के लिए आप यहां पे दो हाइड्रोजन को डाल दो। सो ये हो गया आपका ग्लाइसिनेट आयन, NH2CH2COOH। ओके, तो यहां पे मार्क करो, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका ग्लाइसिन, नॉट ग्लाइसिनेट आयन, ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों, अभी ग्लाइसिन के अंदर से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा? NH2CH2COO-। तो ये हो गया आपका ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। तो ये जो ग्लाइसिनेट आयन है, ये नाइट्रोजन जो है ये भी लोन पेयर पोजेस करता है, तो ये एक डोनर एटम आ गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये भी लोन पेयर रखता है, तो ये एक डोनर एटम आ गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो डोनर एटम से और दो डोनर एटम से दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी आएगा। तो इस वजह से ग्लाइसिनेट आयन भी एक बाइडेंटेट लिगैंड है। और हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूल ऐसा सीधा रह के बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल को बेंड होना पड़ेगा ताकि एक डोनर एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होने के बाद जो दूसरा डोनर एटम है वो थोड़ा सा बेंड होके मॉलिक्यूल के साथ फिर से लिंक हो सके। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं यहां पे, ये मान के चलो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस साइड पे आप लेते हो NH2। ओके, नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है मेटल के साथ, और वो अटैच है CH2 के साथ, वो अटैच है C डबल बॉन्ड O के साथ, वो अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला ऑक्सीजन अब फिर से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा।
आई थिंक कि आपको ये कंप्लीटली क्लियर होके जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। सो बाइडेंटेट लाइगैंड समझ लिए। बाइडेंटेट लाइगैंड के बाद अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइगैंड की तरफ चलते हैं, जो कि ऐसा होता है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और ये सबको आप एक ही साथ बोल सकते हो पॉलीडेंटेट लाइगैंड। तो पॉलीडेंटेट लाइगैंड के अंदर आपका ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, हेप्टाडेंटेट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ओके, अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो आप आराम से दे सकते हो। ट्राइडेंटेट लाइगैंड का डेफिनेशन क्या रहेगा? आप बोलोगे कि सर 3 डोनर एटम्स चाहिए और 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना चाहिए, फिर वो हो जाएगा ट्राइडेंटेट। वैसे टेट्राडेंटेट क्या होगा? सर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चाहिए और 4 डोनर एटम भी होना चाहिए वहां पे। ओके, वैसे ही पेंटाडेंटेट क्या होगा? सो 5 डोनर एटम्स चाहिए जिसमें से 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में हेक्साडेंटेट लाइगैंड ही पूछता है, मैं हेक्साडेंटेट लाइगैंड ही समझाता हूं आपको। और हेक्साडेंटेट लाइगैंड से आप कैसे वो जो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसके एग्जांपल्स लिख सकोगे उसको भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हेक्साडेंटेट लाइगैंड। हेक्साडेंटेट लाइगैंड, ओके, तो डेफिनेशन तो हमने क्लियर हो गए। हेक्सा 6 डेंटेट मींस लिंकेज, सो 6 लिंकेज चाहिए तो 6 डोनर एटम भी चाहिए, ठीक है। तो 6 डोनर एटम लो और 6 लिंकेज बनाओ, ये हो गया हेक्साडेंटेट लाइगैंड की बात। तो इसका जो एग्जांपल आता है वो होता है ईडीटीए। ईडीटीए, ओके, तो थोड़ा ओपन करके इसको लिखते हैं। ईडीटीए होता है इथिलीन, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है ईडीटीए का स्ट्रक्चर लिखने के लिए। स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको ईडीटीए का स्ट्रक्चर लिखना है तो मुझे पहले बताओ कि आपको इथिलीन डायमीन आता है या नहीं। इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर आता है ना, तो आराम से आप ईडीटीए का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या है? इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आप NH2 बोल रहे हो, मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, देन NH2 फिर से वैसे ही लिख रहा हूं। ओके, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे। ओके, सो ये हो गया इथिलीन डायामीन। अगर आपको ईडीटीए चाहिए, सो इथिलीन डायामीन के अंदर आपको टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लोगे? पहले समझते हैं एसीटेट क्या होता है। तो ये हो गया आपका CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड से आप हाइड्रोजन को हटा देते हो तो जो बचेगा CH3COO-, वो होगा आपका एसीटेट, एसीटेट आयन। तो हमको क्या करना है? हमको 4 एसीटेट आयन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमको क्या करना है? हमको 4 एसीटेट आयन को सब्स्टिट्यूट करना है। किसके अंदर? इथिलीन डायमीन के अंदर। देखो मैं एक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा हूं, फिर सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि आपने एसीटेट आयन लिया, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं HCH2COO-, जो CH3COO- है मैंने ऐसा लिखा है HCH2COO-। तो अभी क्या होगा? यहां से H और यहां से H, H2 रिमूव कर लो, और फिर क्या होगा? फिर ये जो नाइट्रोजन के साथ ये वाला जो ग्रुप है CH2COO-, ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, थोड़ा रिमूव करके दिखते हैं। मैंने यहां से हाइड्रोजन को हटा लिया, तो अभी ये वाला ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये एक एसीटेट का सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर 4 एसीटेट हमको टोटल में लगाना है, तो हमने एक लगाया है और 3 एसीटेट को लगाते हैं, तो उसी तरह से होगा। ओके, मैं और डिटेल में नहीं जाता हूं, आप उसी तरह से कर सकते हो। मैं बस यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव करके एसीटेट को डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2COO-, वैसे ही CH2
COO माइनस CH2 COO माइनस। तो जो इथिलीन डायमीन है उसके अंदर हमने 4 एसीटेट को डाल दिया, ये हो गया आपका EDTA, जो कि है एक हेक्साडेंटेट लाइगैंड। ठीक है, तो अगर हेक्साडेंटेट लाइगैंड समझ में आ रहा है तो अभी आप पूछोगे कि सर हेक्साडेंटेट तो समझ लिया, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट समझ लिया, ट्राइडेंटेट टेट्रा पेंटा इसका डेफिनेशन तो समझ लिया, पर एग्जांपल कैसे लिखेंगे? ओके, कोई पूछ लिया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेट लाइगैंड, तो वो लिखेंगे कैसे? इसी EDTA से आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसीलिए मैं बोल रहा था कि EDTA को समझ लो, आप ट्राई टेट्रा पेंटा इसका एग्जांपल आराम से लिख सकते हो। कैसे? सपोज कोई आपको पूछ रहा है कि पेंटाडेंटेट लाइगैंड का एग्जांपल दो, तो आपको 5 डोनर एटम चाहिए जो कि 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। EDTA के अंदर कितने डोनर एटम्स है? ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये वाला नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ओके, सो EDTA के अंदर टोटल 6 डोनर एटम्स है। अभी 5 डोनर एटम चाहिए, तो एक एसीटेट को हटवा लो वहां से। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे जो एसीटेट मैंने लिखा है इसको थोड़ा हटा लेता हूं यहां पे। तो यहां क्या अटैच करेंगे? एक हाइड्रोजन लगा दो जो कि पहले से ही था वहां पे। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने डोनर एटम्स है? आपको 5 डोनर एटम दिख रहा है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन। So total 5 donor atoms are there, and due to the presence of 5 donor atom, it can form 5 coordination bond with the central metal atom. So ये हो गया आपका पेंटाडेंटेट लाइगैंड। अब बोलोगे कि सर टेट्राडेंटेट का एग्जांपल क्या होगा? अभी खुद ही सोच लो टेट्राडेंटेट का एग्जांपल कैसे लिखोगे। ओके, और एक एसीटेट को हटा लो यहां से और उसके बदले डाल दो और एक हाइड्रोजन, हो गया आपका टेट्राडेंटेट। अब बोलोगे कि सर ट्राइडेंटेट कैसा लिखना है? ठीक है, और एक एसीटेट को यहां से हटा लो और हाइड्रोजन को डाल दो, हो गया आपका ट्राइडेंटेट। और अगर आप सब एसीटेट को यहां से हटा देते हो और हाइड्रोजन डाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइडेंटेट, जो कि हमको पहले से भी पता है, ये होता है इथिलीन डायमीन। ओके, विच इज अ बाइडेंटेट लाइगैंड। सो वेरी सिंपल। ओके, स्ट्रक्चर आराम से समझ के जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है EDTA का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अम्बीडेंटेट लाइगैंड्स की तरफ। ओके, ये नाम सुन के क्या पता चल रहा है? अम्बीडेंटेट, बाइडेंटेट। ओके, तो ये सोच लो कि इसके अंदर 2 डोनर एटम्स तो जरूर हैं, 2 डोनर एटम्स। ओके, बट क्या होता है कि 2 डोनर एटम्स होने के बाद भी ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आप मुझे बोलो कि 2 डोनर एटम्स होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे आएगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक HCN का एग्जांपल ले लो। ये एक एम्बीडेंटेट लाइगैंड है, तो यहां पे जो सल्फर है वो भी डोनर एटम है और जो नाइट्रोजन है वो भी डोनर एटम है, क्योंकि दोनों लोन पेयर पॉजेस किए हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो दोनों ही डोनर एटम होते हैं। पर क्या होता है, अगर सल्फर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो नाइट्रोजन अभी साइलेंट रहेगा, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम NCS की बात कर रहे हैं तो वही दो डोनर एटम यहां पे भी है, पर नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो सल्फर साइलेंट रहेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? एक फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा साइलेंट रह रहा है। अगर आप इसी के साथ इथिलीन डायमीन को कंपेयर करो, जो कि एक बाइडेंटेट लाइगैंड है, NH2CH2CH2 NH2, तो ये एक बाइडेंटेट लाइगैंड है। अगर आप इसको अम्बीडेंटेट लाइगैंड के साथ कंपेयर करो तो एक बहुत बड़ा चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि है मॉलिक्यूल का साइज। ओके, आप यहां पे देखो, ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा है और ये मॉलिक्यूल कितना छोटा है। तो मॉलिक्यूल जितना छोटा बनेगा वो बेंड नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच के चलो कि आपके पास एक बहुत लॉन्ग स्टिक है, तो आप आराम से उसको बेंड कर सकते हो, पर आपके पास वही थिकनेस का एक छोटा स्टिक है, उसको बेंड करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो वैसे ही होता है, जब मॉलिक्यूल्स लार्ज होता है तो वो आराम से बेंड हो जाता है, पर मॉलिक्यूल अगर शॉर्ट होता है तो उसको बेंड करना डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है, अगर एक नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेन करता है और वो मेटल के साथ बॉन्ड करता है,
तो जो दूसरा डोनर एटम है वो अभी मेटल के डायरेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटे होने के कारण पे वो बेंड नहीं हो सकता, और वो बेंड नहीं होगा तो मेटल के डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं हो सकता, और मेटल के डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही कैसे बनाएगा। तो यहां पे दो डोनर एटम्स है बट एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा है, तो ये होता है अम्बिडेंटेड लिगैंड। तो डेफिनेशन हम क्या लेंगे, डेफिनेशन आप ऐसा लिखो, टू डोनर एटम्स but form only one coordination bond. Okay, so two donor atoms are there but only form only one coordination bond with the central metal atom, while the other donor atom remains silent, so that is known as ambidentate ligand. Clear? अभी दूसरे टाइप ऑफ लाइगैंड की तरफ चलते हैं जो कि है चिलेटिंग लाइगैंड। सो हाउ टू डिफाइन ए चिलेटिंग लाइगैंड? ओके, मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। द ligand which form 5 or 6 membered ring, 5 or 6 membered ring with the CMA central metal atom। जो लाइगैंड 5 या 6 मेंबर वाला रिंग फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही होता है चिलेटिंग लाइगैंड। तो आप एक चीज सोच के चलो कि जो मोनोडेंटेट लाइगैंड के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ओके, सपोज NH3, तो आप ये सोच के चलो यहां पे डोनर एटम एक ही है और ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो इसके वजह से कोई रिंग का फॉर्मेशन होगा क्या? कोई रिंग फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। एक ही बॉन्ड से रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा? ओके, तो एक चीज यहां पे साफ साफ जान के चलो कि जो मोनोडेंटेट लाइगैंड से वो कभी भी चिलेटिंग लाइगैंड नहीं बन सकते। सो द मोनोडेंटेट ligands can never act as चिलेटिंग लाइगैंड। तो अगर मोनोडेंटेट लाइगैंड चिलेटिंग लाइगैंड नहीं बन सकते तो कौन सा लाइगैंड बनेगा? सो यहां पे एक चीज याद रखो, ओनली बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट ligand can act as चिलेटिंग ligand। ओके, सो ओनली जो पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लाइगैंड्स होते हैं वही चिलेटिंग लाइगैंड बन सकते हैं। मोनोडेंटेट लाइगैंड कभी भी चिलेटिंग लाइगैंड नहीं बन सकता। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप मान के चलो मेटल यहां पे है, इथिलीन डायमीन बॉन्ड कर रहा है, तो NH2 जो कि बॉन्ड किया है CH2 के साथ, यहां पे अगेन CH2, फिर से मैं लिख रहा हूं NH2। अब ये NH2 से फिर से मेटल की तरफ बॉन्ड हो रहा है, तो ये एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और रिंग में मेंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर वाला रिंग आ गया। तो ये होता है चिलेटिंग लाइगैंड, और जो रिंग फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं चिलेट रिंग, चिलेट रिंग। ओके, सो चिलेटिंग लाइगैंड जो रिंग फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ उसको हम बोलते हैं चिलेट रिंग। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां पे याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करने के लिए बोलता है कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे इसको अरेंज करके लिखो। ठीक है, तो ये जो चिलेटिंग लाइगैंड ये स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? एक चीज आप ऐसे मान के चलो, with increase in chillate ring, the stability increases। ओके,
सो जितने भी चिलेट रिंग का साइज बड़ा होगा, सॉरी, जितने भी नंबर ऑफ चिलेट रिंग आएंगे उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी भी और भी ज्यादा आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चिलेटिंग लाइगैंड क्या होता है। चिलेटिंग लाइगैंड के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्रीजिंग लाइगैंड। तो ब्रीज का मतलब क्या होता है, एक तरफ यहां पे रास्ता है, दूसरी तरफ यहां पे रास्ता है। एक ब्रीज होता है जो कि दोनों साइड के रास्ते को कनेक्ट करते हैं। वैसे ही जो ब्रीजिंग लाइगैंड होता है, जो ब्रीजिंग लाइगैंड होता है वो दोनों साइड के जो मेटल्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो मान के चलो कि यहां पे मैंने लिखा है H2O, तो जो ऑक्सीजन है उसका दो लोन पेयर्स होते हैं। ओके, डोनर एटम तो एक ही है। आप बोलोगे कि सर यही H2O तो हम मोनोडेंटेट में भी पढ़ रहे थे। ओके, हाँ, मोनोडेंटेट तो होता है। अगर ये एक मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये मोनोडेंटेट बनेगा। पर अगर ये दूसरे लोन पेयर को भी शेयर करता है, ये वही मेटल के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये लोन पेयर वो डायरेक्शन में ही अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये किसी दूसरे मेटल के साथ शेयर करेगा। ओके, तो उस टाइम पे ये एक ब्रीजिंग लाइगैंड बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रीजिंग लाइगैंड का डेफिनेशन हम क्या लेंगे, लाइगैंड व्हिच coordinate with two metal atoms simultaneously। ओके, सो अगर एक लाइगैंड दो मेटल के साथ साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट कर रहा है तो उसको हम ब्रीजिंग लाइगैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइगैंड का क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम और भी डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। ठीक है, और एक बात, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you everyone. Thank you for watching this.